Hello everyone, welcome to the channel. I am CS सुनीता गुप्ता एंड आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली डिफाइन करने से पहले चलिए समझते हैं कि जनरल टर्म्स में या सिंपल टर्म्स में मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट बेसिकली किसी काम को सिस्टमैटिकली करने या करवाने को कहा जाता है। आप काम खुद कर सकते हैं, आप काम दूसरों से करवा सकते हैं। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्टडीज को मैनेज करना है। अब स्टडीज को मैनेज करने का क्या मतलब है? स्टडीज को मैनेज करने का मतलब है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 सब्जेक्ट्स में से आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि ना तो आपके पास कोई सब्जेक्ट आपका छूटे और ना ही किसी भी सब्जेक्ट पर आप जरूरत से ज्यादा टाइम डिवोट करें। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आप पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट्स को एडिक्वेट टाइम दे पाएं ताकि सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। तो ये स्टडीज को मैनेज करना कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट की डेफिनेशन कैसे दी जाती है? इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने या करवाने का प्रोसेस है। विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, एम क्या है इसको काम को करवाने का ताकि गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके। इस डेफिनेशन के 3 कीवर्ड्स हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सबसे पहला वर्ड है प्रोसेस। चलिए प्रोसेस को पहले सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए बेटा, प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं चाय बनाने का प्रोसेस। चाय बनाने का प्रोसेस आप सभी जानते हैं, हाउ टू मेक टी। सबसे पहले आप पानी बॉईल करेंगे, पानी बॉईल करने के बाद आप उसमें टी लीव्स ऐड करेंगे, टी लीव्स ऐड करने के बाद आप उसमें उसको बॉईल करेंगे और बॉईल होने के बाद आप उसमें मिल्क डालेंगे और मिल्क डालने के बाद फिर से बॉईल करेंगे और इस तरीके से आपकी टी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये चाय बनाने का प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आप एक के बाद एक स्टेप परफॉर्म करते जा रहे हैं और फाइनली आपकी चाय जो है वो बन गई है। इसी तरीके से किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना प्रोसेस कहलाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट किस चीज का प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस है फंक्शंस और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का। मैनेजमेंट किस चीज का प्रोसेस है? मैनेजमेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का प्रोसेस है। देखिए बेटा, जब भी मैनेजमेंट किया जाता है तो मैनेजर्स जो हैं वो सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन अ सीरीज, सर्टेन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वन आफ्टर द अदर। वो एक्टिविटीज क्या हैं? वो एक्टिविटीज हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन एक्टिविटीज को फंक्शंस भी कहा जाता है। इन टॉपिक्स के ऊपर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के ऊपर आपके सिलेबस में सेपरेट चैप्टर्स भी हैं, वहां हम इनको डिटेल में करेंगे और मेरी डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए शॉर्ट में करते हैं इन फंक्शंस को। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग में आप ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एंटिसिपेटिंग फ्यूचर, कि फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक रिसोर्स अलोकेशन करने का प्रोसेस है। आप ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेज अलोकेट करते हो। मतलब क्या है कि जो चीज आपने प्लान की है उसको करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को अलोकेट करते हो आप ऑर्गेनाइजिंग में।
बेसिकली जॉब पोजीशंस क्रिएट करना, उनमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाना, ये सब आपका ऑर्गेनाइजिंग में आता है। स्टाफिंग में आप ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर प्लेस करके। डायरेक्टिंग में आप एनकरेज और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को, गाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, ताकि वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव कर सकें। कंट्रोलिंग में आप ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग के टाइम पर आपने जो डिसाइड किया था वो आपने अचीव किया है या नहीं, कहीं कोई डेविएशंस तो नहीं है, और अगर कोई डेविएशंस हैं तो उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेना ताकि वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो ये इन पांचों फंक्शंस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। मैनेजमेंट इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने का प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट को अगर हम प्रोसेस कहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट में ये सारे फंक्शंस, पांचों फंक्शंस जो हैं वन आफ्टर द अदर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन दोनों वर्ड्स को स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के टर्म्स में समझने से पहले चलिए जनरल टर्म्स में समझते हैं। जनरल टर्म्स में इफेक्टिवली का मतलब क्या है और एफिशिएंटली का मतलब क्या है। देखिए बेटा, इफेक्टिवली इज डूइंग राइट थिंग्स। इफेक्टिवली इज डूइंग राइट थिंग्स। इफेक्टिवली का क्या मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं, सही काम करना, डूइंग राइट थिंग। इट डील्स विद बेसिकली क्रिएटिंग अ विजन। ठीक है, विजन क्रिएट करना, फ्यूचर के लिए ये डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, सही काम करना, डूइंग राइट थिंग्स। ठीक है, एक विजन बनाना फ्यूचर के लिए। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी बेसिकली डूइंग थिंग्स राइट एफिशिएंसी है, काम को सही तरीके से करना। इट डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजन। ये विजन के इम्प्लीमेंटेशन से डील करता है। मतलब क्या है इसका कि काम को ठीक तरीके से करिए, जो विजन आपने डिसाइड किया है उसे आप ठीक तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इन दोनों ही टर्म्स को समझने के लिए। सपोज आप 18 साल के हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप जो है ट्रैफिक रूल्स भी जानते हैं, और आप एक ये विजन बनाते हैं कि आने वाले एक महीने के अंदर अंदर मुझे बाइक चलाना सीखना है। राइट विजन है, ठीक है, राइट थिंग है, 18 साल के हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ट्रैफिक रूल्स भी पता है, तो ये आपका एक राइट विजन है। और आपने ये सोचा है कि एक महीने के अंदर अंदर आप बाइक चलाना सीख लेंगे। अगर आप बाइक चलाना सीख जाते हैं एक महीने के अंदर, तो आप क्या हैं? इफेक्टिव। बाइक चलाना सीख लिया आपने, जो सोचा था वो आपने टाइम पीरियड के अंदर कर लिया, तो आप क्या हैं? इफेक्टिव हैं। अब बात करते हैं काम को करने के तरीके की, मींस एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की बात अगर इस एग्जांपल के सेंस में करें तो सपोज आप बाइक चलाना सीखना शुरू करते हैं और आप स्टार्टिंग में ही ट्रैफिक एरियाज में चले जाते हैं, क्राउड एरियाज में चले जाते हैं। रिजल्ट आप सभी जानते हैं क्या होगा? आप खुद भी हर्ट होंगे, दूसरों को भी हर्ट करेंगे, और बाइक की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, वो अलग से। मतलब आप सही काम कर रहे हैं बट करने का तरीका सही नहीं है, तो यहां आप क्या कहलाएंगे? इनएफिशिएंट। दूसरी तरफ अगर आप स्टार्टिंग में बाइक एक आइसोलेटेड प्लेस पर सीखते हैं और वहां मास्टरी होने के बाद आप जो है ट्रैफिक एरियाज में जाते हैं, तो ना तो खुद हर्ट होंगे और ना दूसरों को हर्ट करेंगे, और बाइक की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को भी आप मिनिमम रख पाएंगे। तो यहां आप क्या होंगे? यहां आप एफिशिएंट होंगे। ठीक है, ये बाइक चलाना सीखने का सही तरीका होगा। तो एफिशिएंसी बेसिकली हमेशा बचत करती है, सेविंग्स लाती है। ठीक है, काम करने का सही तरीका हमेशा सेविंग्स लाता है। ठीक है, यहां आपने सही तरीके से अगर आपने बाइक चलाना सीखा तो ना तो खुद हर्ट हुए और ना ही दूसरों को हर्ट किया, और बाइक की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपने मिनिमम कर दी। तो जहां इफेक्टिवनेस काम को
टाइम पीरियड में पूरा करने से डील करता है, वहीं एफिशिएंसी काम को सही तरीके से करने से डील करता है, ताकि आप कॉस्ट को मिनिमम रख सकें। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के टर्म्स में इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। एफिशिएंसी, इफेक्टिवली का मतलब क्या है? फिनिशिंग द गिवन टास्क विद इन टाइम, कि आप जो भी आपको काम दिया गया है आप डिसाइडेड टाइम पीरियड में, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में उसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि टारगेट आपका पूरा काम आपने फिनिश कर दिया, जो काम आपको दिया था वो आपने फिनिश कर दिया। मतलब क्या है? डूइंग द राइट टास्क और अचीविंग एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब क्या है कि आपने जो डिसाइड किया था, आपने जो टास्क डिसाइड किया था वो आपने अचीव कर लिया है। ठीक है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, कि आप काम को सही तरीके से करिए और कॉस्ट को मिनिमाइज करिए। ठीक है। जब भी आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। क्या मतलब है इसका? कि जो भी कॉस्ट आपने इनकर की है, जो भी इनपुट्स आपने लगाई हैं, वो उनसे आप मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, तो आप एफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है। तो एफिशिएंसी बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन से डील करती है, और इफेक्टिवनेस जो है टास्क को फिनिश करने से डील करती है एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर। अब स्टडी करते हैं कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। देखिए बेटा, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं लेकिन इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। डिफरेंट कैसे, हमने समझ लिया अभी ऊपर कि ये डिफरेंट कैसे हैं, और लेकिन ये इंटर रिलेटेड है। अब क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है तो इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस करके चलने का क्या मतलब है? कि अचीविंग गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेस। ठीक है। गोल्स भी अचीव हो जाएं और रिसोर्सेस भी कम से कम लगे। ठीक है। दैट इज एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल, कि जितना एफिशिएंटली आप अचीव कर सको टारगेट्स को, उतना एफिशिएंसी के साथ अचीव करने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स भी अचीव करने चाहिए, मींस इफेक्टिव भी होना चाहिए, और कॉस्ट या रिसोर्सेस को भी मिनिमम यूटिलाइज करना चाहिए। जितनी एफिशिएंटली वो कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, उतनी एफिशिएंटली उसको रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना चाहिए। अब एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि अगर आप हाई एफिशिएंसी को ओवर एम्फेसाइज करते हैं, मतलब अनड्यू एम्फेसिस देते हैं, आप कॉस्ट कटिंग, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, लेकिन आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते विदाउट बीइंग इफेक्टिव, ये भी डिजायरेबल नहीं है, ये भी डिजायरेबल नहीं है। तो आपको टारगेट्स भी अचीव करने हैं और कॉस्ट को भी मिनिमम करना है, रिसोर्सेज की वेस्टेजेस को भी मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करे कि उसके टारगेट्स भी अचीव हो जाएं, और ये भी कोशिश करे कि कॉस्ट को वो जितनी मिनिमम रख सके, रिसोर्सेज की वेस्टेज को वो जितना मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज करे। दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, दोनों ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक गुड मैनेजमेंट के लिए दोनों टर्म्स को अचीव करना, इफेक्टिवनेस को अचीव करना और एफिशिएंसी को अचीव करना, दोनों ही टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स पर ही आपके एग्जाम में केस स्टडीज पूछी जाती हैं, जहां आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर आपने ये एग्जाम्पल ढंग से समझ लिया तो आप किसी भी केस स्टडीज को इन दोनों वर्ड्स के ऊपर, इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो भी केस स्टडीज आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी वो आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। सपोज एक प्रोडक्शन मैनेजर के लिए प्रोडक्शन टारगेट 1000 शर्ट्स पर मंथ का है, मतलब उसे एक महीने में 1000 शर्ट्स बनानी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है 500 रुपए पर शर्ट। ठीक है।
500 रुपीज पर शर्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब पहली सिचुएशन देखिए, प्रोडक्शन टारगेट अचीव। अगर प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो जाता है, अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है 1000 शर्ट एक महीने में मैन्युफैक्चर कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सिचुएशन में? इफेक्टिवनेस। मतलब इफेक्टिवनेस क्यों? क्योंकि टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन लीजिए, प्रोडक्शन टारगेट अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹450 पर शर्ट। प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो गए, टारगेट अचीव हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस। बट कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है, 500 की बजाय आपने 450 पर शर्ट पर प्रोडक्शन कर दिया है, तो क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गई है तो आप क्या हैं? एफिशिएंट भी हैं। तो इस केस में इफेक्टिवनेस भी है कॉन्सेप्ट और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है। थर्ड सिचुएशन देखिए, प्रोडक्शन टारगेट अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹600 पर शर्ट। कि प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो गया, कॉस्ट कितनी आई? 600 रुपीज पर शर्ट। अब यहाँ टारगेट अचीव हो गया तो क्या हो गया? इफेक्टिवनेस हो गया। और कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट बढ़ गई तो क्या हो गए? इनएफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो टारगेट अचीव करने पर इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट आ गया, बट क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई इसलिए आप एफिशिएंट नहीं कहलाएंगे, तो क्या आप क्या कहलाएंगे? इनएफिशिएंट कहलाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन लीजिए, प्रोडक्शन टारगेट नॉट अचीव। आपने प्रोडक्शन टारगेट अचीव ही नहीं किया, मतलब आपने 1000 शर्ट्स एक महीने में मैन्युफैक्चर ही नहीं की, तो उससे क्या होगा? वर्ड आ जाएगा, उससे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा? इनइफेक्टिवनेस। क्यों इनइफेक्टिवनेस? क्यों? क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, आपने काम फिनिश डिसाइडेड टाइम पीरियड में नहीं किया। तो इस तरीके से इन सिचुएशंस के थ्रू आप इन दोनों वर्ड्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। Thank you so much. Hello everyone, welcome back to the channel. I am CS Sunita Gupta. Previous class में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी कहते हैं। फीचर्स का क्या मतलब है? कि स्पेशल थिंग्स अबाउट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में क्या खास बातें हैं, क्या खासियत है मैनेजमेंट की, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट फीचर्स का है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? Because it ensures achievement of goals through proper utilization of resources and unifying the efforts of different individuals. इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, proper utilization of resources and unifying the efforts of different individuals. देखिए बेटा, जब हम proper utilization of resources की बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, वेस्टेजेस को कम से कम करें और मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करें। जब हम वेस्टेजेस को मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट सेविंग आ जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज कोई भी हो हम उसकी वेस्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम वेस्टेजेस को मिनिमाइज करके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम करते हैं, जिनके नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर अलग अलग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं, इसलिए उनके एफर्ट्स को यूनिफाई करना या उनमें यूनिटी लाना भी बहुत जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या मतलब है इसका? कि मैनेजमेंट इट इंश्योर्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को यूनिफाई करके गोल्स को अचीव करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, कि मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
स्मॉल, लार्ज, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, बिना मैनेजमेंट के सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती है। सो मैनेजमेंट परवेसिव है, मीन्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी, मोर देन वन। तो मैनेजमेंट की भी मल्टी डायमेंशंस हैं। मैनेजमेंट के भी 3 बेसिकली डायमेंशंस हैं। कौन कौन सी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम एक्टिविटीज और टास्क को मैनेज किया जाता है। देखिए बेटा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम या कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। उसी एक्टिविटी या उसी वर्क को मैनेज किया जाता है किसमें? मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। से फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ये प्रोडक्शन जो है क्या है? वर्क है। इसको मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एक हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, तो पेशेंट्स को ट्रीट करना क्या है? वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में एक्टिविटीज और टास्क को मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को इंडिविजुअल्स की तरह भी और ग्रुप की तरह भी मैनेज किया जाता है। दोनों तरीकों से मैनेज किया जाता है। देखिए बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉइज, वहां काम करने वाले लोग एक वैल्यूएबल असेट्स हैं, क्योंकि बिना एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं कर सकती हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को इंडिविजुअली इसलिए मैनेज किया जाता है क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की नीड्स, एक्सपेक्टेशन, उनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। एज अ ग्रुप इसलिए मैनेज किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट बिहेवियर होने के बाद भी उनके एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए डायरेक्ट किए जा सकें। तो एज अ ग्रुप भी मैनेज किया जाता है और एज इंडिविजुअल भी मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करना कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनपुट का आउटपुट में। ठीक है, जिसमें इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी हम बात करते हैं तो कोई ना कोई गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस या रेंडर करने की बात होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो गुड्स के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी सर्विस को रेंडर करने के लिए एग्जिस्ट करती है। गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज को रेंडर करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस की जरूरत होती है, जिसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनपुट्स को आउटपुट में। मैनेजमेंट के थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को मैनेज करना बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इस ऑनगोइंग प्रोसेस में आप किस चीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं? मैनेजरियल फंक्शंस की कंटिन्यूटी मेंटेन की जाती है। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब इन फंक्शंस को आप कंटिन्यूअस बेसिस पर परफॉर्म करते रहते हैं। कंट्रोलिंग के बाद यू अगेन रिवर्ट बैक टू द प्लानिंग। सो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इट कीप्स ऑन गोइंग टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। So management is a continuous process. It is the process of performing planning, organizing, staffing, directing, controlling functions on continuous basis. Next point is group activity. Management group activity है। क्या मतलब है इसका? ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ जो खास बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि
कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम। यहाँ आपको टीम वर्क को ध्यान में रखना है। इस पॉइंट में आपको जो बात करनी है वो टीम वर्क की बात करनी है। देखिए बेटा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, जिनका बिहेवियर अलग अलग है, जिनकी नीड्स अलग अलग हैं। उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना एक टीम की तरह, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, ग्रुप एक्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या है? बदलते रहने, बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, अडेप्ट करना। तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये कोशिश करनी चाहिए, दे शुड मेक itself adaptable according to the needs of the changing environment, कि एनवायरनमेंट में जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। देखिए बेटा, एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एनवायरनमेंट में होते रहते हैं। तो उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टेबल बनाना मैनेजमेंट के लिए के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्हीं चेंजेस के लिए अडेप्टेबल बनाता है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, विच के नॉट बी सीन। तो मैनेजमेंट को भी आप देख नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट के नॉट बी सीन, लेकिन इसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। इसकी प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं इसकी प्रेजेंस? आपके एम्प्लॉयज जो हैं सैटिस्फाइड हैं, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरलीनेस है, कोई केओस नहीं है, ठीक है, सैटिस्फाइड वर्कफोर्स है। तो ये शो करता है that there is management in the organization. So these were the features of management. First, goal oriented process, pervasive, multidimensional, continuous, group activity, dynamic and intangible. तो ये 7 फीचर्स हैं मैनेजमेंट की, जो कि आज हमने स्टडी की हैं। होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम CS सुनीता गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। These objectives are set on the basis of the goals of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बेसिस पर इनको सेट किया जाता है। एंड these consider the interest of all stakeholders. सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसीडर करता है। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका बिजनेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें स्टेक होल्डर्स कहते हैं। एंड दीज इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करता है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इन सभी चीजों की। फर्स्ट चीज है, these are set on the basis of the goals of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बेसिस पर इनको सेट किया जाता है, विच मीन्स कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा, गोल्स जो हैं बेसिकली जनरल स्टेटमेंट हैं, ब्रॉड स्टेटमेंट हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं स्पेसिफिक एक्शन है जो उन गोल्स को अचीव करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि यू वॉन्ट टू बिकम अ बेटर रनर इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में एक अच्छा रनर बनना चाहते हैं, ये आपका क्या हो गया? गोल हो गया। एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, रनर बनना है आपने। वहीं अब जब ये डिसाइड करते हैं आप कि आपको बेटर रनर बनने के लिए रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो ये रोज 5 किलोमीटर दौड़ना क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव, कि रोज आप 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आप फ्यूचर में एक बेटर रनर बन जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली स्पेसिफिक एक्शन प्लान होते हैं जो कि गोल्स को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं।
तो गोल्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है किसके बेसिस पर, गोल्स के बेसिस पर। अब ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लीजिए, सपोज वी से मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है फ्यूचर में, ठीक है, ये गोल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। वहीं अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि वो 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करेगी या कॉस्ट को 10% रिड्यूस करेगी, तो ये कॉस्ट को 10% रिड्यूस करना और 15% रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं, बट ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स को किसके बेसिस पर सेट किया जाता है, गोल्स के बेसिस पर, ठीक है। ये गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चीज जो यहां मेंशन की हुई है, कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते वक्त। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बिजनेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी ग्रुप्स इंपैक्ट डालते हैं उन सब को कंसीडर किया जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कंज्यूमर्स हो गए, या फिर आपके सप्लायर्स हो गए, जिनका बिजनेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इंपैक्ट आता है, उन्हें स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। अगली चीज जो यहाँ मेंशन है वो है इंश्योर प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करते हैं। मतलब क्या है कि वेस्टेजेस को मिनिमाइज करते हुए या कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए आप अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गोल्स के बेसिस पर सेट किए जाते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं और रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करते हैं। इसकी 3 सब कैटेगरीज हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, देखिए बेटा, किसी भी बिजनेस के लिए सर्वाइवल बेसिक होता है। कोई भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका, वो क्या होता है कि वो सर्वाइव कर सके, मार्केट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, कि आपको इतनी रेवेन्यू जरूर अर्न करनी है कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक शॉप ओपन करते हैं जिस पर आप 50,000 रुपीज खर्च करते हैं। अब सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है कि आप उस शॉप से 50,000 अर्न जरूर करें, ठीक है। तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, तो आप अपने बिजनेस का सर्वाइवल इंश्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। देखिए बेटा, खाली सर्वाइवल से काम नहीं चलता, हर एक बिजनेस प्रॉफिट के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है। सो प्रॉफिट अर्निंग इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। सपोज हमने जो एग्जांपल लिया था, आप 50,000 से जितना ज्यादा अर्न करेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप 70,000 अर्न करते हैं, तो ये जो 50,000 और 70,000 का डिफरेंस होगा, ये क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर वे में आप बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। मतलब क्या है, कॉस्ट को कवर कर पाएंगे आप और बिजनेस के रिस्क को फेस कर पाएंगे। जो भी कंटीजेंसीज की वजह से टाइम टू टाइम बिजनेस के सामने रिस्क आते हैं, अगर आप इनफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप उस रिस्क को अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे और बिजनेस पर आने वाली कॉस्ट को भी जो है कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रोथ। देखिए बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस टू ग्रो। हर एक बिजनेस बाय द टाइम ग्रो करना चाहता है, ठीक है। और ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या हैं? ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन एम्प्लॉइज, इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन एरियाज और इंक्रीज इन ब्रांचेस। ये सब आपकी
ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपके सेल्स बढ़ गई हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गया है, अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, या आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो ये सब क्या शो करता है? ग्रोथ को शो करता है। और हर एक बिजनेस ग्रो करना चाहता है बाय द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए बेटा, दीज रिलेट्स टू क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी और फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशन। आप सोसाइटी को की केयर कर रहे हैं, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, या अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, या गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दी कम्युनिटी। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं, या आप कम्युनिटी को हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब आपके क्या हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को बेटा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज आपके काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं जिनकी नीड्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, उन नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन सी नीड्स होती हैं? सबसे पहली नीड्स है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स में आप कॉम्पिटिटिव सैलरीज को लेते हैं। अब कॉम्पिटिटिव सैलरी का क्या मतलब है? कि बाकी लोग जो पे कर रहे हैं, ठीक है, आप या तो उतना पे करें या फिर उससे ज़्यादा पे करें, तो आपकी वो क्या होगी? कॉम्पिटिटिव सैलरी। ठीक है, हर एक एम्प्लॉई बेसिकली सैलरी के लिए काम करता है, सैलरी उसके कंट्रीब्यूशन का रिवॉर्ड है, तो वो कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। मतलब इंडस्ट्री में बाकी लोग जो पे कर रहे हैं, आप या तो उतना पे करें या फिर उससे ज़्यादा पे करें। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में हम शामिल करते हैं पीयर रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। पीयर रिकग्निशन का क्या मतलब है? कि आप जिन लोगों के साथ वहाँ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, वो आपको रिकग्नाइज करें, आपके वर्क को रिकग्नाइज करें, आपको रिस्पेक्ट दें, तो ये आपकी सोशल नीड में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज हायर लेवल नीड। हायर लेवल नीड्स में आप पर्सनल ग्रोथ को इंक्लूड करते हैं। पर्सनल ग्रोथ का क्या मतलब है? कि हर एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना चाहता है, स्टेटस वाइज भी, ठीक है, और फाइनेंशियली भी। तो पर्सनल ग्रोथ को हायर लेवल नीड में इंक्लूड किया जाता है। सो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ये तीन कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्टिव्स की। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome back to the channel. I am CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 पॉइंट्स में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब ये ग्रुप गोल्स क्या हैं? ग्रुप गोल्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ओवरऑल गोल्स। देखिए बेटा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को या ओवरऑल गोल्स को अचीव किया जा सकता है। कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। मैनेजमेंट क्या करता है? इंडिविजुअल एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकें। अब देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं और अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए।
मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इन्हीं एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कॉमन डायरेक्शन मीन्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रुप गोल्स, कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो किसकी तरफ डायरेक्टेड हों, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ, ताकि वो अचीव हो सकें। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अब एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट किया था। एफिशिएंसी मीन्स रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्या मतलब है एफिशिएंसी का, कि आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज डन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बाय बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कैसे पॉसिबल है कि आप रिसोर्सेज को कैसे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या करता है, कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके। ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का क्या मतलब है, उनकी वेस्टेजेस को मिनिमाइज करके मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इसके अलावा मैनेजरियल फंक्शंस को बेटर वे में परफॉर्म करके भी एफिशिएंसी इंश्योर की जा सकती है। मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस को बेटर वे में परफॉर्म करके एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का क्या मतलब है, चेंजिंग। देखिए बेटा, एनवायरनमेंट डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कोई स्टैटिक टर्म नहीं है। एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, होते रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को अडेप्टेबल बनाता है एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए। सो बाय मेकिंग पीपल अडेप्टेबल टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव एज। जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट उनके लिए लोगों को अडेप्टेबल बनाता है, जिससे कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज मिले, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, विच मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगी तो वो कंपटीशन को फेस कर सकती है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली रिलेट करते हैं सैटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की अलग अलग नीड्स होती हैं जिनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में उन्हीं डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट डाइवर्स नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करता है ताकि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में अचीव करने में हेल्प कर सके। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट डेवलप। मैनेजमेंट क्या करता है, लीडरशिप और मोटिवेशन के थ्रू एम्प्लॉइज में टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट डेवलप करता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल, सोशल और हायर लेवल नीड्स पूरी होती हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल में हमने सैलरी का पढ़ा था, सोशल में हमने पीयर रिकग्निशन और रिस्पेक्ट का पढ़ा था, और हायर लेवल नीड्स में हमने पर्सनल ग्रोथ की नीड्स को पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। सो इसके लिए आप वहां से डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं इन नीड्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है कैसे, मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू। ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू, लीडरशिप और मोटिवेशन के थ्रू। मैनेजमेंट क्या करता है, मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट डेवलप करता है ताकि एम्प्लॉइज की डाइवर्स नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई
की जा सके और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे? टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी या फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोसाइटी की केयर कर रहे हैं, उसके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। और मैनेजमेंट बेसिकली बाय फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में क्या क्या शामिल किया जाता है। सोसाइटी की केयर से रिलेट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट और प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द कम्युनिटी और हेल्थ केयर टू दी कम्युनिटी। तो इस तरीके से सोसाइटी का ध्यान रखकर और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो दीज वर दी points of importance of management. Hope the topic is clear to everyone. Thank you so much. Hello everyone, welcome back to the channel. I am CS Sunita Gupta. Previous class में हमने डिस्कस किया था importance of management. आज हम डिस्कस करेंगे nature of management. देखिए बेटा, nature of management can be understood as an art, science, profession. तीन एरियाज हैं ये, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। इस टॉपिक के अंदर बेटा हम मैनेजमेंट को आर्ट के साथ, साइंस के साथ और प्रोफेशन के साथ कंपेयर करेंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है या क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। सबसे पहले लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए बेटा, इस टॉपिक के ऊपर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर एरिया की डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद उसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करिए और उसके बाद ये बताइए कि एप्लीकेबिलिटी उन फीचर्स की मैनेजमेंट पर है या नहीं है, और लास्टली आप कंक्लूड करिए। कंक्लूजन किसके ऊपर बेस्ड होगा? एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होगा। अगर सारी की सारी फीचर्स अप्लाई करती हैं तो मैनेजमेंट इज दैट एरिया आप कंक्लूड करेंगे। सारी की सारी फीचर्स अप्लाई नहीं करती हैं तो आप कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट इज नॉट दैट एरिया। कुछ फीचर्स अप्लाई करती हैं, कुछ फीचर्स अप्लाई नहीं करती, तो आप कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट इज नॉट फुली दैट एरिया। तो इस तरीके से इसको लिखने का तरीका है इस टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले हम आर्ट को डिफाइन करेंगे। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट क्या है? एग्जिस्टिंग नॉलेज की स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है। स्किलफुल का क्या मतलब है? परफेक्शन के साथ, मास्टरी के साथ। पर्सनल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? योर ओन वे टू अप्लाई, आपका खुद का तरीका। तो जब आप अपनी नॉलेज को, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको आप स्किलफुल और पर्सनल मैनर में अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट है। आर्ट को एक्वायर करने के तीन तरीके हैं। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट को आप स्टडी से पढ़कर सीख सकते हैं, आर्ट को आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, आर्ट को आप खुद एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ आर्ट। फर्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आर्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के डिफरेंट एरियाज हैं, म्यूजिक है, डांसिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है या फिर आपका एक्टिंग है। इन सब के ऊपर आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़कर आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो आर्ट के केस में थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसा है। यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट के एरिया में भी आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। आपके पास बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है जिसको पढ़कर आप
मैनेजमेंट सीख सकते हैं। लाइक फाइनेंस के एरिया पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मार्केटिंग के एरिया पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स के एरिया पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसको पढ़कर आप मैनेजमेंट की नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी है तो वो मैनेजमेंट में भी है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स और थियोरेटिकल नॉलेज अगर आर्ट में है तो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड थियोरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी है। तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। आर्ट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है। सेकेंड फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन अगर हम आर्ट को देखें, इन आर्ट यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्या मतलब है इसका बेटा? आर्ट जो है जब आप उसकी नॉलेज को यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वेरी करती है। जैसे दो डांसर्स या दो स्पीकर्स या दो राइटर्स हमेशा डिफर करते हैं अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने में। तो आर्ट में क्या होता है? यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन है? यस, इन मैनेजमेंट मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन इन हिज ओन यूनिक मैनर। मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक मैनेजर अपनी नॉलेज को अपने खुद के तरीके से अप्लाई करता है, अपने खुद के यूनिक मैनर में अप्लाई करता है। हर एक मैनेजर का मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, हैंडल करने का अपना एक यूनिक मैनर होता है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट में है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी है। तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए बेटा, आर्ट के लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी नॉलेज आपके पास है उसकी प्रैक्टिस आप क्रिएटिविटी के साथ करें, इनोवेट करते रहें उसमें। इस इनोवेशन का, इस क्रिएटिविटी का रिजल्ट क्या होगा कि आपकी एक ओन स्टाइल डेवलप हो जाएगी। आपका एक अपना तरीका उस काम को करने का, उस आर्ट को प्रैक्टिस करने का डेवलप हो जाएगा। मैनेजमेंट में क्या होता है? A manager improves his skills and efficiency with regular practice and creativity. मैनेजमेंट में भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स और एफिशिएंसी को रेगुलर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करेंगे, उतनी ही आपकी स्किल्स और एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगी और आपका अपना एक मैनेजमेंट स्टाइल डेवलप हो जाएगा जो दूसरों से डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट में है तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैनेजमेंट में भी है। तो ये फीचर आर्ट की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती है। तो हमने देखा कि तीनों फीचर्स आर्ट की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती हैं। तो लास्टली हम क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे। क्या कंक्लूजन करेंगे? सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्योंकि आर्ट की तीनों फीचर्स, पहली फीचर थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज, दूसरी फीचर्स थी पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तीसरी फीचर्स थी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तीनों फीचर्स जो हैं आर्ट की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती हैं। तो क्योंकि तीनों फीचर्स अप्लाई करती हैं तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। बट ये कैसी आर्ट है? ये कैसी आर्ट है? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। इट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। ठीक है, सो मैनेजमेंट आर्ट है। कैसी आर्ट है? लोगों को मैनेज करने की आर्ट है, लोगों से काम कराने की आर्ट है। सो आज हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज साइंस। देखिए बेटा, मैनेजमेंट एज साइंस स्टडी करने से पहले चलिए समझ लेते हैं साइंस क्या होता है। देखिए बेटा, साइंस में या तो किसी फैक्ट को या किसी लॉ को स्टडी किया जाता है और ये लॉज जो हैं या प्रिंसिपल्स जो हैं
एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस रिपीटेडली किए जाते हैं। रिपीटेडली आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिपीटेडली आप ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, तब कहीं जाकर एक प्रिंसिपल फॉर्म होता है। अगर से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि ऊपर फेंकी गई चीज नीचे आती है, ठीक है। अब क्या ये एक ही बार में एस्टैब्लिश हो गया होगा? नहीं, इस चीज को बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में इसको अप्लाई करके देखा गया होगा, डिफरेंट जगहों पर इसको प्रैक्टिस करके देखा गया होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा, ऑब्जर्वेशंस नोट की गई होंगी, कंक्लूजन ड्रॉ किए गए होंगे, तब कहीं जाकर ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर्म हुआ होगा। तो बेसिकली साइंस में क्या है, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। तो साइंस क्या है, चलिए डिफाइन कर लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉ। देखिए बेटा, साइंस या तो किसी फैक्ट को बताएगी, किसी ट्रुथ को बताएगी या किसी लॉ को बताएगी। जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी का, तो या तो किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं साइंस में, या फिर किसी लॉ पे को एक्सप्लेन किया जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर एग्जैक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड एनीवेयर। इस लाइन का क्या मतलब है? चलिए अपना ही एग्जांपल आगे फर्दर करते हैं। हमने ग्रेविटी का प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल लिया था। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है, ठीक है। अब आप उसे कहीं भी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आप बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब क्या है? ऊपर फेंकी गई चीज नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट होने का मतलब क्या है कि उन्हें आप कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, किसी भी सिचुएशन में, तो वो एग्जैक्टली वही सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, वही एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो साइंस क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर एग्जैक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड एनीवेयर। इन्हें आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर प्रैक्टिस कर लीजिए ग्रेविटी के प्रिंसिपल को, किसी भी सिचुएशन में आप प्रैक्टिस कर लीजिए ग्रेविटी के प्रिंसिपल को, ऊपर फेंकी गई चीज नीचे ही आएगी। तो इस तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी वेरीफाइड एनीवेयर। अब स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ साइंस, क्योंकि हमें अब ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी? साइंस की फीचर स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए बेटा, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसकी अपनी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको कि आपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ड्रॉ किया है या एस्टैब्लिश किया है। तो साइंस जो क्या है? साइंस क्या है? एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जिनमें हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो इफेक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं उनका कोई ना कोई कॉज है। जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात की, ऊपर फेंकी गई चीजें नीचे गिर रही हैं, तो इसका रीजन क्या है? ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी क्या है? इसका रीजन। नीचे गिरना चीजों का क्या है? इफेक्ट। इस इफेक्ट का रीजन क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ऊपर फेंकी गई चीजें वापस नीचे गिरती हैं। तो हमेशा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब देख लेते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। मैनेजमेंट ऑल्सो हैज इट्स ओन थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। यस, मैनेजमेंट की भी अपनी थियरीज हैं, अपनी प्रिंसिपल्स हैं। चैप्टर 2 में आप टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट की भी अपनी थियरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये फीचर साइंस की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती है। नेक्स्ट फीचर है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंटिफिक प्रिंसिपल अभी हमने बात की कि एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट्स एक बार नहीं रिपीटेडली किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं, बार बार ऑब्जर्वेशंस नोट की जाती हैं, तब कहीं जाकर प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। अब देखिए क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। बिल्कुल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी को भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनमें भी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं,
लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क आ जाता है जब हम आउटकम की बात करते हैं। जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल के आउटकम की बात करते हैं तो हमने ऊपर यहाँ कहा है, देखिए कि एग्जैक्ट होते हैं, मतलब उनके आउटकम बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, सिमिलर आउटकम प्रोड्यूस करेंगे वो, उन्हें आप कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन मैनेजमेंट में आउटकम डिफर करता है। क्यों डिफर करता है, क्यों वेरी करता है? क्योंकि बेटा देखिए, मैनेजमेंट किसको डील करता है? मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर को, और जिस ह्यूमन बिहेवियर कैसा है? जिसको आप कभी भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स मैनेजमेंट में किए जाते हैं उनके आउटकम एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते एग्जैक्ट और एक्यूरेट? क्योंकि मैनेजमेंट किसको डील करती है? ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है, जिसको प्रेडिक्ट करना एक मुश्किल काम है, जो बिल्कुल भी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये फीचर जो है साइंस की फुली एप्लीकेबल नहीं है। जहां तक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का सवाल है, साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, तो मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट आउटकम जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह एक्यूरेट नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो ये फीचर जो है फुली एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट फीचर है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए बेटा, साइंटिफिक प्रिंसिपल को वर्ल्ड में आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, दे आर यूनिवर्सली वैलिड एंड एप्लीकेबल। उनकी वैलिडिटी हमेशा और एप्लीकेशन हमेशा यूनिवर्सल होता है। वर्ल्ड में आप उन्हें कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, ग्रेविटी का प्रिंसिपल आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, इंडिया में अप्लाई कर लीजिए, यूएसए में अप्लाई कर लीजिए, रशिया में अप्लाई कर लीजिए, कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा और वैलिड होगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या वैलिड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके आउटकम एग्जैक्ट नहीं है। So principles of management are not exact, so their application is not universal. तो उनको यूनिवर्सली अप्लाई भी नहीं किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो है बट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ह्यूमन बीइंग को डील करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो थर्ड फीचर जो यूनिवर्सल वैलिडिटी की है वो मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए उनका एप्लीकेशन और यूज भी यूनिवर्सल नहीं है। तो आपने देखा कि साइंस की 3 फीचर्स हमने स्टडी की हैं। 3 में से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अप्लाई करता है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन फुली एप्लीकेबल नहीं है और यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ फीचर्स जो हैं अप्लाई नहीं कर रही हैं, इसलिए हम कहेंगे, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट कोई फुल साइंस नहीं है, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, अधूरी साइंस है। अधूरी साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें साइंस की सारी फीचर्स नहीं है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स नहीं है? एक तो आउटकम एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं है एक्सपेरिमेंट्स के, और प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। कैसी साइंस है? इट इज अ साइंस बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर which cannot be predicted with perfect accuracy. इनएग्जैक्ट साइंस है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, जिसको कि प्रोटेक्ट करना एक्यूरेसी के साथ मुश्किल है। सो मैनेजमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तरह एक प्योर साइंस नहीं है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, ह्यूमन साइंस है, जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं, जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। सो आज हमने स्टडी किया मैनेजमेंट एज साइंस, उसमें हमने साइंस की फीचर्स स्टडी की और ये देखा कि वो फीचर्स मैनेजमेंट में है या नहीं, और फिर लास्टली हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया और हमने क्या कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। सो होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सीएस सुनीता गुप्ता। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अब तक हम स्टडी कर चुके हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब एक
छोटा सा टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस। क्या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है? देखिए बेटा, मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग नहीं है। देखिए बेटा, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपको आर्ट और साइंस दोनों ही देखने को मिलते हैं। देखिए बेटा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट रिक्वायर्स परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस है। हर एक मैनेजर अपने ओन यूनिक मैनर में क्रिएटिविटी के साथ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करता है, ठीक है। और जितना ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा परफेक्शन उसके काम में आएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो परफेक्ट होगा। मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं एक्शंस और डिसीजन मेकिंग के लिए, एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं जब वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट रिक्वायर्स परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। मैनेजमेंट इज अ साइंस एज इट हैज प्रिंसिपल्स, ठीक है। मैनेजमेंट आर्ट है, क्यों आर्ट है? क्योंकि उसमें क्रिएटिव प्रैक्टिस है। मैनेजमेंट साइंस है, क्यों साइंस है? क्योंकि उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं। अब अगर मैनेजरियल प्रैक्टिस इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगी, अगर मैनेजर्स अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते वक्त इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी, ठीक है। सो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड प्रिंसिपल्स मेक मैनेजमेंट अ साइंस, ठीक है। एंड इफ द प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर्स कैन परफॉर्म बेटर। तो अगर क्रिएटिविटी दिखाते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो मैनेजर्स बेटर परफॉर्म करते हैं, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस बेटर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अलग अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मतलब मैनेजमेंट करते वक्त आर्ट का भी होना जरूरी है और मैनेजरियल प्रिंसिपल जो कि मैनेजमेंट को साइंस बनाते हैं वो भी जरूरी है। तो ये था मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस। छोटा सा टॉपिक है। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था मैनेजमेंट एज साइंस। अब हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखिए बेटा, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, काम करने का एक ऐसा तरीका है या लाइवलीहुड अर्न करने का एक ऐसा तरीका है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग के बिना आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। अगर आपके पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या नॉलेज नहीं है तो आपकी एंट्री उस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं। प्रोफेशन के एग्जांपल्स हैं आपके डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। चलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह कब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते? जब तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जब तक आपने इस इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन को पास ना किया हो और इसकी मेंबरशिप ना ली हो, तब तक आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग का होना कंपलसरी है और अगर आपके पास वो नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं है तो आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपकी एंट्री उस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। चलिए अब स्टडी करते हैं कि क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए
हम स्टडी करेंगे पहले प्रोफेशन की फीचर्स, फिर हम ये स्टडी करेंगे कि उन फीचर्स में से कौन कौन सी फीचर्स मैनेजमेंट में हैं या मैनेजमेंट पर अप्लाई करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लास्टली हम कंक्लूड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर है प्रोफेशन की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए बेटा, सभी प्रोफेशंस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सभी प्रोफेशंस को कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पढ़ाया जाता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनके कोर्सेज हैं, करिकुलम है। ठीक है, इसके साथ साथ बुक्स अवेलेबल हैं जिनको पढ़कर आप उस प्रोफेशन की नॉलेज ले सकते हैं। मेडिसिन पर बहुत सारी बुक्स हैं, लॉ पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़कर आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो सभी प्रोफेशंस के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, जिसे या तो आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं या फिर बुक्स को पढ़कर ले सकते हैं। अब क्या मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस बेटा, मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट को भी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोर्सेज हैं, बीबीए कोर्सेज हैं, एमबीए कोर्सेज हैं मैनेजमेंट के, जिनको आप करते हैं और मैनेजमेंट की नॉलेज लेते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज पर बुक्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसे पढ़कर आप ये नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट हैं, जैसे मार्केटिंग है उस पर बुक्स अवेलेबल हैं, फाइनेंस है उस पर बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, जिसको पढ़कर आप ये नॉलेज ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रोफेशन की फीचर मैनेजमेंट पर भी अप्लाई करती है। मतलब अगर प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए बेटा, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, कब तक रिस्ट्रिक्टेड है? जब तक कि आपके पास वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है जो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए होना मस्ट है। ठीक है, तब तक आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है, सो द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। जब तक आपने उसका पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास नहीं किया है, डिग्री नहीं ली है, या कोई सर्टिफिकेट है उसका, या मेंबरशिप रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो आपके पास नहीं है, तो आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल लिया था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह कब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते? जब तक कि उस इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन आपने पास ना किया हो या उसकी मेंबरशिप आपने ना ली हो, तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपकी एंट्री उस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है, सो प्रोफेशन में एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर। आप किसी को भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, या मैनेजर की डेजिग्नेशन दे सकते हैं। मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए किसी भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का होना मस्ट नहीं है, बट डिजायरेबल जरूर है। हो तो अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर। ठीक है, आप किसी को भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं या डेजिग्नेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिग्री और प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज नॉट मैंडेटरी बट अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, मैनेजर्स के लिए किसी भी तरीके की स्पेसिफिक नॉलेज या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल जरूर है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। तो प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो दिस फीचर
ऑफ प्रोफेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। इस फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए बेटा, सभी प्रोफेशंस के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। क्या करती हैं ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस? ये उन प्रोफेशंस को रेगुलेट करती हैं, ठीक है, उनमें एडमिशंस को, सर्टिफिकेट ग्रांट करने को, ठीक है, डिग्री ग्रांट करने को या मेंबरशिप ग्रांट करने को, इन सब पर वो रेगुलेशन करती हैं। और इसके साथ साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट भी ड्राफ्ट करती हैं उस प्रोफेशन के लिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स हैं, एथिकल नॉर्म्स हैं जो उस प्रोफेशन के मेंबर को फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने का काम भी ये प्रोफेशनल एसोसिएशन करती हैं, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम ये प्रोफेशनल एसोसिएशन करती हैं। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ऐसा है। देखिए बेटा, मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, ठीक है, लाइक AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन इसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैनेजर्स के लिए इसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, लेकिन उनकी मेंबरशिप कंपलसरी है। हर एक प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन है और इन प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप कंपलसरी है। लेकिन मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, AIMA की बात की हमने, लेकिन इसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। तो ये फीचर प्रोफेशन की फुली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों फुली एप्लीकेबल नहीं है? कि एसोसिएशन तो है बट प्रोफेशन में उसकी मेंबरशिप कंपलसरी है, मैनेजमेंट में उसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो दिस फीचर इज नॉट फुली एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। प्रोफेशन की ये फीचर मैनेजमेंट पर पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सभी प्रोफेशंस के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपलसरी होता है, ठीक है। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता कौन है? अभी हमने बात की कि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं, ये एथिकल नॉर्म्स बनाती हैं अपने मेंबर्स के लिए, और इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना सभी प्रोफेशंस के लिए जरूरी है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? There is no uniform code of conduct in management. मैनेजमेंट में ऐसा कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को ले डाउन करती हैं, बनाती हैं, उसकी मेंबरशिप मैनेजर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है मैनेजमेंट में। तो ये फीचर प्रोफेशन की मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। देखिए बेटा, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग देम द कमिटेड एंड डेडिकेटेड सर्विसेज। एक लॉयर अपने क्लाइंट्स के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करता है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है। तो जो भी प्रोफेशंस हैं उनका बेसिक मोटिव जो है वो क्लाइंट्स को सर्व करना होता है। अब ये देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव है? क्या ऑर्गेनाइजेशंस सर्व करती हैं किसी को? यस, ऑर्गेनाइजेशंस सर्व करती हैं। किसको? सोसाइटी को सर्व करती हैं। कैसे सर्व करती हैं? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। वो अपने सोसाइटी के मेंबर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करके उसको सर्व करती हैं। तो सर्विस मोटिव की फीचर प्रोफेशन में है तो मैनेजमेंट में भी है। तो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। अब हमने देखा कि सारी की सारी फीचर्स अप्लाई नहीं करती हैं। कुछ फीचर्स एप्लीकेबल हैं, कुछ फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट पर। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को पूरा प्रोफेशन तो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सारी की सारी फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूजन देंगे, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन बट इट इज मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, हम ये कंक्लूड करेंगे। क्यों फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है? क्योंकि
प्रोफेशन की सारी फीचर्स अप्लाई नहीं करती हैं। लेकिन इस लाइन का क्या मतलब है, बट इट इज मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब आने वाले टाइम में मैनेजमेंट प्रोफेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर मैनेजमेंट में भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप भी कंपलसरी हो जाएगी और एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट भी होगा जिसको फॉलो करना कंपलसरी होगा। तो सारी की सारी फीचर्स जो हैं प्रोफेशन की मैनेजमेंट पर अप्लाई करने लगेंगी और मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन हो जाएगा। बट आज की सिचुएशन क्या है, ठीक है, आज की सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है मैनेजर्स के लिए, इसीलिए मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। आज की सिचुएशन ये है, ठीक है बेटा। तो हमने कंक्लूड किया मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन बट इट इज मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। सो आज हमने स्टडी किया मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। Hope the topic is clear to everyone. Thank you so much. Hello everyone, welcome back to the channel. I am CS Sunita Gupta. Previous class में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन डिस्कस किया था। अब हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम कुछ मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्हीं मैनेजरियल पोजीशंस के बीच की लाइन है। इट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन मैनेजरियल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये लाइन क्या शो करती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। क्या मतलब है इसका, कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, या कौन किसका बॉस होगा, या कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। ये लाइन ये शो करती है। देखिए बेटा, यहां एक ट्रायंगल शेप से हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया है, शो किया है। अपर पार्ट को टॉप लेवल, मिडिल पार्ट को मिडिल लेवल और लोअर पार्ट को लोअर लेवल शो किए हमने। और वर्कर्स आउट ऑफ द ट्रायंगल रखे हैं, क्यों, क्योंकि वर्कर्स कोई मैनेजरियल पोजीशंस नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आउट ऑफ द ट्रायंगल रखे गए हैं। टॉप लेवल मिडिल लेवल पर अथॉरिटी रखेगा, मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा टॉप लेवल के लिए, मिडिल लेवल की अथॉरिटी लोअर लेवल पर होगी और लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबल रहेगा मिडिल लेवल के लिए। ऐसे ही लोअर लेवल अथॉरिटी रखेगा वर्कर्स पर और वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोअर लेवल के लिए। तो इस तरीके से ये जो लेवल्स हैं ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप शो करते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स के डेजिग्नेशंस और फंक्शंस। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल की डेजिग्नेशंस में हम इंक्लूड करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए सबके आगे चीफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वो पोजीशंस हैं जो सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सबसे ज्यादा सीनियर लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं टॉप लेवल पर। इसके अलावा अगर हम और कुछ डेजिग्नेशंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपका और भी कोई भी जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस हैं वो सब टॉप लेवल में आएंगी। मिडिल लेवल की डेजिग्नेशंस की बात कर लेते हैं। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड्स आते हैं। देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इनके हेड्स जो हैं वो कहाँ आते हैं, मिडिल लेवल में। ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में की डिविजन्स हो सकती हैं। डिविजन्स जनरली उन ऑर्गेनाइजेशन की होती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं या जो मल्टीपल रीजन्स में सर्व करते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल को सपोज एक कंपनी क्लोथिंग भी मैन्युफैक्चर करती है, फूड आइटम्स भी मैन्युफैक्चर करती है या फुटवेयर भी बनाती है, तो इसकी अलग अलग डिवीजन होगी, क्लोथिंग डिवीजन, फुटवेयर डिवीजन या फिर आपका कॉस्मेटिक डिवीजन। तो इस तरीके से जो डिविजनल मैनेजर हैं वो इन डिविजन्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मिडिल लेवल की डेजिग्नेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं वो भी मिडिल लेवल में आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन जो मिडिल लेवल में आती है वो है प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये जो प्लांट सुपरिटेंडेंट है ये आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है कि मिडिल लेवल की डेजिग्नेशन है। लोअर लेवल में फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क्स हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, ये भी आपके लोअर लेवल के डेजिग्नेशंस हैं। चलिए अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। टॉप लेवल के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। टॉप लेवल का काम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना, मतलब प्लानिंग करना, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या करेगी, उसको क्या अचीव करना है, उसके लिए जो भी गोल्स, स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करने हैं वो टॉप मैनेजमेंट फॉर्म करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। देखिए बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, उन सब की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना टॉप लेवल का काम है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल। टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी जिम्मेदार है। सर्वाइवल का क्या मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में, एडवर्स सिचुएशन में भी आप बिजनेस में मेंटेन रहें, सर्वाइवल इंश्योर करना टॉप लेवल का काम है। इसके अलावा वेलफेयर की अगर हम बात करें तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज और सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। तो टॉप लेवल सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। टॉप लेवल सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये भी एनालाइज करता है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। टॉप मैनेजमेंट बिजनेस जो भी करता है उन सभी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उन एक्टिविटीज के सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं इसके लिए भी टॉप लेवल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो ये थे आपके टॉप लेवल के फंक्शंस। नेक्स्ट है आपका मिडिल लेवल। मिडिल लेवल बेटा जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बना दी, प्लान्स बना दिए, उन सबको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने का काम करता है और इसके लिए सबसे पहला काम वो क्या करता है, इंटरप्रेट दी पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय दी टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, समझाना। किसको समझाएगा, लोअर लेवल। तो सबसे पहला काम मिडिल लेवल का क्या है, पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना टू लोअर लेवल। नेक्स्ट इज इंश्योर नेसेसरी पर्सोनेल फॉर द डिपार्टमेंट। देखिए बेटा मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, डिविजनल हेड्स आते हैं, तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनके डिपार्टमेंट में काम करने के लिए नेसेसरी एम्प्लॉइज हैं या नहीं। तो नेसेसरी एम्प्लॉइज को इंश्योर करना मिडिल लेवल का काम है। नेक्स्ट असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज। अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन क्या काम करेगा ये भी असाइन करना मिडिल लेवल का काम है। मोटिवेट एम्प्लॉइज, नेक्स्ट फंक्शन है मोटिवेट एम्प्लॉय। मिडिल लेवल एम्प्लॉइज को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिजायर्ड मैनर में अचीव कर सके। नेक्स्ट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। दूसरे डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स को एक कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव वे में काम करना होता है, तो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना मिडिल लेवल का फंक्शन है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब ये फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होते हैं, लोअर लेवल। लोअर लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है।
तो लोअर लेवल जो भी करता है उसकी एक्टिविटीज के लिए मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थे फंक्शन मिडिल लेवल के। नाउ कमिंग टू लोअर लेवल। लोअर लेवल का सबसे पहला फंक्शन है इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस। देखिए बेटा, लोअर लेवल वर्कर्स के डायरेक्ट टच में होता है, एक्चुअल वर्कफोर्स के डायरेक्ट टच में होता है। तो लोअर लेवल एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है। जो भी लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देता है उन इंस्ट्रक्शंस को वर्कर्स तक पास ऑन करता है। नेक्स्ट, इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड। इस लेवल का एक फंक्शन ये भी है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी को देखना इस लेवल का काम है कि क्वालिटी प्रोडक्शन की अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट जो है मेंटेन रहे। तो ये इंश्योर करना कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट कैसी है, लोअर लेवल का फंक्शन है। नेक्स्ट इज इंश्योर दैट द वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। साथ साथ ये देखना भी किसका काम है, लोअर लेवल का काम है कि रिसोर्सेज की मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं, या फिर जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं वर्किंग आवर्स के या ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आवर्स में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना लोअर लेवल का फंक्शन है। ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो बेसिकली आप एक्सीडेंट्स को या फिर कुछ इस टाइप की मिसहैपनिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना लोअर लेवल का फंक्शन है। तो बेटा ये थे डेजिग्नेशंस और फंक्शंस ऑफ टॉप, मिडिल, लोअर लेवल। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। Thank you so much. Hello everyone, welcome back to the channel. I am CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किए थे, उनके डेजिग्नेशन और फंक्शंस को स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुली फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन। देखिए बेटा, अब तक की इस चैप्टर की स्टडी से आप ये जान चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये मैनेजरियल फंक्शन आप सभी जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनकी एक्टिविटीज को लिंक करने का काम मैनेजर्स करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ अचीव किया जा सके। डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को लिंक करना या उनमें हार्मनी लाना या फिर उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करना ही कोऑर्डिनेशन है। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Coordination is implicit and inherent in all functions of the organization. Organization जो भी करती है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, उन सब का कोऑर्डिनेटेड होना बहुत जरूरी है। चलिए कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। The process by which a manager synchronizes the activities of different department is known as coordination. देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना कोऑर्डिनेशन है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर, टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन और टू हार्मोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो the process by which a manager synchronizes the activities of different department is known as coordination. coordination के थ्रू different department की activities को आप unite करते हैं, उनमें unity of action लाते हैं, उनको harmonize करते हैं या
उनको उनमें टुगेदरनेस लाते हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन को डिफाइन किया गया है। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं डिफरेंट डाइवर्स इंटरेस्ट को यूनिफाई करता है और एक कॉमन डायरेक्शन देता है, एक कॉमन फोकस देता है ग्रुप एफर्ट्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। सो coordination unifies the diverse interest and gives common direction or common focus to group efforts. Second point is ensures unity of action. आप सभी जानते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड होना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन जो है इन्हीं डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, सभी डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दी जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। चलिए एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि प्रोडक्शन मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग हो, तो उसे अपनी एक्टिविटीज को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्योंकि कंज्यूमर के डायरेक्ट टच में है, इसलिए उसे ये पता होता है कि कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, डिमांड क्या है मार्केट में। तो अगर प्रोडक्शन को डिमांड के अकॉर्डिंग करना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल द एक्शंस एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट वन टाइम एंड इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग के टाइम से ही कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है और कहां तक चलता है, कब तक चलता है, कंट्रोलिंग तक चलता है। मतलब प्लानिंग करते आप प्लान करते हैं तो प्लानिंग को कोऑर्डिनेट होना है किसके साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग को स्टाफिंग के साथ, स्टाफिंग को डायरेक्टिंग के साथ और डायरेक्टिंग को कंट्रोलिंग के साथ। फिर ये साइकिल रिपीट होता है, फिर अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव which means it is required at all levels of management and in all departments of an organization as well as in all functions of management. So coordination is pervasive as it is required at all levels of management and in all departments and functions of management. Next is responsibility of all managers. कोऑर्डिनेशन कोई एक मैनेजर का काम नहीं है या एक लेवल का काम नहीं है। सभी मैनेजर सभी लेवल्स पर, चाहे वो टॉप पर हो, चाहे मिडिल पर हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पर हो, अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। टॉप लेवल इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल टॉप लेवल के साथ और ऑपरेशनल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। So coordination is the responsibility of all managers. Next is deliberate function. Deliberate का मतलब जानबूझकर किया गया काम। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप कर लें, आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कोऑर्डिनेशन आप सोच समझकर जानबूझकर करते हैं और उस सिचुएशन में भी करते हैं जब सब कुछ सही चल रहा होता है, स्मूथ चल रहा होता है। क्यों? ताकि फ्यूचर में भी सब कुछ स्मूथ चलता रहे। मेंबर्स विलिंगली कोऑपरेट कर रहे हैं, विलिंगली वर्क कर रहे हैं, तब भी मैनेजर्स उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं
ताकि फ्यूचर में भी सब कुछ स्मूथली चलता रहे। सो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। सोच समझकर जानबूझकर किया गया काम है। इवन वेयर मेंबर्स विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क। ये तब भी किया जाता है जब मेंबर्स काम कर रहे हों, विलिंगली काम कर रहे हों, तब भी ये कोऑर्डिनेट, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि फ्यूचर में भी सब कुछ स्मूथली चलता रहे। सो हमने स्टडी की नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के पॉइंट, और इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये ब्रीफ कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि हर एक मैनेजरियल फंक्शन में इन्वॉल्व है, हर एक मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट है। सो कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी फंक्शंस करती है, जो भी एक्टिविटीज करती है, कोऑर्डिनेशन उन सब का पार्ट है। सारी एक्टिविटीज को, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ अचीव किया जा सके। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। The process by which a manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करने का क्या मतलब है? लिंक करता है, उनमें तालमेल बिठाता है। कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखिए बेटा, ये आप सभी जानते हैं कि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर सकती है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट फंक्शन है, तो इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना ही होता है अगर वो सक्सेसफुली फंक्शन करना चाहती है। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। देखिए बेटा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल रहती हैं तब तक वहाँ काम करने वाले लोग भी कम होते हैं, और कम लोगों की एक्टिविटीज को लिंक करना या उनमें तालमेल बिठाना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं वहाँ काम करने वाले लोग भी बढ़ते हैं। और आप ये जानते हैं कि हर एक एम्प्लॉई या हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफर करता है हैबिट और बिहेवियर में। हर एक एम्प्लॉय की, हर एक इंडिविजुअल की हैबिट और बिहेवियर अलग अलग होते हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से उनके बीच में क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं। कोऑर्डिनेशन के थ्रू इन्हीं क्लैशेस को, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो उसके कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, लेकिन उसे काम करना किसके लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और उसे क्या अचीव करने होते हैं? उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हार्मोनाइज करता है ताकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सके, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शन को फॉर्म करती है और उन फंक्शंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिवीजन में कैटेगराइज कर दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट या डिवीजन का एक हेड होता है जो कि उसकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हर एक डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज और स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। ठीक है, हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज
या उसके मैनेजर का स्टाइल ऑफ वर्किंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज या उसके मैनेजर के स्टाइल ऑफ वर्किंग से अलग हो। तो इन्हीं फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से डिपार्टमेंटल हेड्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। इन डिपार्टमेंट्स में बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट बेटा इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर इनकी एक्टिविटीज को लिंक नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना मुश्किल होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन लिंक्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को लिंक करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। देखिए बेटा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइज होती हैं या जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं या टास्क डाइवर्सिफाई होती हैं तो स्पेशलिस्ट की जरूरत महसूस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट अपॉइंट करती है। अब स्पेशलिस्ट जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं वो ये सोचते हैं हर चीज को वो बेटर वे में इवैल्यूएट और जज कर सकते हैं। ना वो किसी की ओपिनियन लेते हैं ना वो किसी की सजेशंस लेते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के बीच में या स्पेशलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि प्रोफेशनल्स और अदर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। सो कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को या स्पेशलिस्ट और अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमने 3 पॉइंट स्टडी किए: ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।